हेलो एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ मेरे अपने चैनल पे जिसका नाम है RKC EDU हब। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल। वेरी गुड इवनिंग। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरुण, संध्या, सिंह एजुकेशन, रवि रंजन, जूही पांडे, स्मारक, सारिका, चिरंजीव, अंकिता, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लियर है बिल्कुल? यस। थोड़ा सा स्ट्रीमिंग में इशू हो रहा था इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। चलिए भाई, सभी को गुड इवनिंग। शु, अनु, गुड इवनिंग। यस। आपका क्लास स्टैंड करना, अच्छा ओके अंकित, आप वेट करो, यही समझ में आया। ओके अविनाश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चिरंजीव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑल इज वेल। चलिए भाई, बहुत बहुत बढ़िया। आते ही आपको सबसे पहले पता है क्या करना है? लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे इस चैनल को जिसका नाम है RKC EDU हब। आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन हिट करेंगे ताकि जब जब मैं घंटी बजाऊं उस घंटी की आवाज आप तक पहुंच जाए। ठीक, चलिए। ओके अनु, चलिए बेटा, टेक केयर, गेट वेल सून। गुड इवनिंग शाहिद, नहीं शेख, शशिकांत को तो बोल ही दिया गुड इवनिंग। पूजा सोलंकी, सुमन सहरावत, सुधांशु कुमार, हर्ष, आसमा, राजू, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई, जल्दी से वीडियो को क्या कर दो, शेयर कर दो फटाफट से। आप सब सादर आमंत्रित हैं 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को इसी YouTube चैनल पे, क्योंकि उस दिन मैं अपनी बुक लॉन्च कर रही हूँ। उस दिन मेरे पापा का बर्थडे है और उस दिन मैं अपने पब्लिकेशन हाउस पे अपनी बायोलॉजी की क्लास नोट्स की बुक लॉन्च कर रही हूँ, जो आपके सारे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगी। आप उस बुक को कैसे परचेज कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको उसी दिन दूंगी। ठीक है, तो 1 दिसंबर को सब आएंगे मेरे YouTube चैनल पे और एक चीफ गेस्ट को भी मैं बुलाने वाली हूँ उस दिन देख लेना कौन है वो। ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शिव शंकर सोनकर, रवि रंजन, अविनाश आनंद, खुशबू, विवेक, गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए भाई, एंड आप सबको पता है करंट अफेयर्स भी मेरे पब्लिकेशन पे अवेलेबल है अभी तक का, बिल्कुल अपडेटेड। NCERT भी कंटिन्यू होगी सुमन, बिल्कुल कंटिन्यूड होगी। आज मेरा क्लास लेने का मकसद क्या है, आप लोगों को बताने का रीजन क्या है, वो पहले मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, BPSC एग्जाम अभी अपकमिंग जो एग्जाम्स आने वाले हैं आपके, उसमें आप देख रहे हैं 5 दिसंबर को UPPCS का RO एंड ARO का एग्जाम आने वाला है। 23 जनवरी 2022 को उस दिन BPSC प्रीलिम्स का एग्जाम है। अब BPSC प्रीलिम्स में मैं थोड़ा सा यहां पर जोर डालना चाह रही हूं और अभी से मैं पूरी आपको तैयारी करवाने वाली हूं साइंस की BPSC प्रीलिम्स के लिए। ठीक, पहली बात तो ये कि जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है BPSC प्रीलिम्स का, वो यहां पर मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको मेरे चैनल पे आना है और आपको उस दिन स्वीट कैसे दे दूंगी अनु यहां से ऑनलाइन, है ना? तो उस दिन आपको आना है मेरे चैनल पे रोज और यहां पर आके आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा हमारा? टारगेट रहेगा BPSC और जितने भी आपके स्टेट PCS हैं, टारगेट उन सब का रहेगा। लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा साइंस इस तरह से कराऊंगी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपका टारगेट PCS एग्जाम है, कोई भी PCS एग्जाम, तो आप आराम से उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ठीक, बाकी अगर रही बात आपकी SSC GD, तो हलवा हो जाएगा रवि रंजन। ये सारे एग्जाम्स आपके लिए हलवा हो जाएंगे। अगर आपने उस लेवल की साइंस मेरे साथ पढ़ ली तो बाकी सारे एग्जाम्स आप लोगों के लिए हलवा हो जाएंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किया, उसमें जो अनाउंसमेंट की गई है BPSC में इस बार 6 लाख के लगभग फॉर्म्स जो हैं वो फिल की गई हैं। और उसका कारण क्या है? उसका रीजन यही है कि एक तो वैकेंसी ज्यादा है और दूसरी बात है कि जो भी महिलाएं, जो भी फीमेल स्टूडेंट्स जो प्री का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगी, सरकार उनको 50,000 का जो स्कॉलरशिप है वो देगी मेंस की तैयारी के लिए। तो जितनी भी लड़कियां, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, जितनी भी लड़कियां एग्जाम्स देंगी और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगी, उनको सरकार 50,000 का इनाम देंगी। मेल्स के लिए क्या है? मेल्स के लिए कैटेगरी जो है थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया है, SC ST और EBC कैटेगरी लिख दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए जितनी भी लड़कियां हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल आप लोग पूरे जोश में आ जाइए।
हर साल अभी बीपीएससी बहुत रेगुलर एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा है ना। बीपीएससी का अभी बहुत अच्छे से रेगुलर बेसिस पे हर साल एग्जाम्स कंडक्ट हो रहा है, बहुत रेगुलर तरीके से। अभी आप देख रहे हैं बाकी एग्जाम्स में कितना डिले चल रहा है, कितना लेट चल रहा है, लेकिन अभी बीपीएससी का क्रेज इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि हर साल जो है बहुत ही ईमानदारी से और हर साल एग्जाम बहुत टाइमली कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छी और इसीलिए बहुत ज्यादा लोग इस एग्जाम की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो आप में से जो लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, है ना, ये अदर स्टेट वाले भी दे सकते हैं खुशबू, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार वाले दे सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आप लोग इस साल दे रहे हो, बहुत अच्छा। नहीं इस साल फॉर्म भरा है आपने, नेक्स्ट ईयर भी देने का प्लान है, तब भी आप जो है यहां पर आप उसको प्लीज देखिए इस सेशन को, क्वेश्चंस का आपको अंदाजा लगेगा। और पीसीएस एग्जाम्स जो लोगों ने ना एक बहुत हाइप क्रिएट करके रखा है कि पीसीएस बहुत मुश्किल है, नहीं निकलता, मैं उस चीज को थोड़ा सा खत्म करना चाहती हूँ, जो एक डर है खत्म करना चाहती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, बीपीएससी 150 क्वेश्चंस आते हैं उसमें। ठीक है, उसमें से अभी जो 2 साल से ट्रेंड देखा जा रहा है 30 क्वेश्चंस, पहले अराउंड 20 क्वेश्चंस आते थे, पिछले साल से 30 क्वेश्चंस आपके पूरे साइंस से आते हैं। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस 30 से आपको 30 मेल को बताया ना चिरंजीव, मेल को नहीं, मेल को जो है कैटेगरी वाइज है। ठीक है, एससी, एसटी और ईबीसी, अगर आप इन 3 कैटेगरीज के हैं तो ही आपको 50,000 मिलेगा अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया। लेकिन फीमेल्स में ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, जो भी फीमेल्स बीपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगी उन फीमेल्स को 50,000 मिलेगा। ठीक है चिरंजीव, चलिए आइए देखिए यहां पर मैं आपको क्या कहना चाह रही हूं कि बीपीएससी में पूछे कितने क्वेश्चंस जाते हैं, टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन 150 में 30 क्वेश्चंस, जो 30 क्वेश्चंस हैं वो सीधे आपके साइंस से आते हैं। ठीक है, सीधे 30 क्वेश्चंस आपके साइंस से आते हैं। तो अब आप सोच रहे हैं, हाँ जी मनोज बिल्कुल, ये कोई सवाल है पूछने वाला? जब मैं पीसीएस की तैयारी करवा रही हूं तो सीएचएसएल उसके लिए हलवा है उसके सामने। ठीक है, कुछ भी नहीं है सीएचएसएल। अगर आप पीसीएस की साइंस पढ़ लेते हैं तो आपके लिए सीएचएसएल का साइंस हलवा है, आपको फिर उसको मतलब कुछ है ही नहीं उसके सामने। ठीक, चलिए, सो 30 क्वेश्चंस आपके सीधे साइंस के आ रहे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स हो गया, ठीक, बिहार जी के हो गया, और आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सारी चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईबीसी है आसमा, ओबीसी नहीं है, ईबीसी है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, वो आप उनकी एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा। यस 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 अंकिता, इसका थोड़ा सा मुझे डाउट है कि क्या कहते हैं, शायद वहां का उसमें ना एक रेसिडेंशियल एड्रेस बिहार का होना चाहिए। ठीक है अंकिता, उसमें जो एक रेसिडेंशियल एड्रेस है वो बिहार का होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी पीसीएस वाले हैं, जो एसएससी वाले पूछ रहे हैं, कल की वीडियो में भी आपको यही बात बताया था कि मैं जब भी आपको तैयारी कराती हूं आप लोगों का एक ही सवाल रहता है, अगर मैं ए एग्जाम की तैयारी कराऊंगी तो आप पूछते हैं मैम जेड एग्जाम हो जाएगा? प्लीज इस बात को समझिए, आपका बेसिक हर सब्जेक्ट के लिए, हर एग्जाम के लिए बेसिक सेम रहता है। हरभजन सिंह एंड मनोज कुमार, ठीक है, आप सबसे मैं यही बोल रही हूं कि कभी भी अगर आपको ये लगता है कि हर का एग्जाम का क्वेश्चन अलग है, सिलेबस अलग है, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ लेवल पे फर्क पड़ता है। आप साइंस पढ़िए ना, पहले अपना बेसिक मजबूत करिए ना। ठीक है, कभी भी आप ये सोचोगे मैम ये एग्जाम, ऐसा क्यों सोचते हो कि सिर्फ एसएससी देना है ना? इस मानसिकता से पहले बाहर निकलिए। हमेशा कोशिश करिए अपना एक बेस मजबूत बनाने का। क्या लाइफ में सिर्फ एसएससी देना है और एग्जाम्स देना ही नहीं है? हाँ, तो थोड़ा सा अपने आप को उस तरह से आप ढाल के रखिए। और जहां पे जब मैं आपको बता रही हूं कि इसका सिलेबस ये है, तो साइंस का सिलेबस हर एग्जाम में सेम रहता है। हाँ, पीसीएस वगैरह में आपको मैं बता रही हूँ क्वेश्चंस बहुत आते हैं, एसएससी में इतने क्वेश्चंस नहीं आते साइंस के, है ना? तो इस चीज का फर्क होता है कि साइंस में ज्यादा वेटेज आपका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग ले जाती है, जीएस इन जनरल आता है, और उसमें बायो के इक्के दुक्के सवाल आ जाते हैं, भूले भटके, कभी 3-4 आ गए तो। लेकिन पीसीएस एग्जाम में, स्पेशली बीपीएससी की मैं बात कर रही हूं, अगर मैं बीपीएससी की बात करूं तो 150 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से 30 क्वेश्चन पूरे साइंस में रहते हैं, और इन 30 में देखो तो 15 से 20 क्वेश्चन बायोलॉजी के रहते हैं, और 10 से 15 जो बचे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के रहते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, हम यहां पर पढ़ेंगे इस तरह से कि हम पूरा का पूरा साइंस कवर करेंगे बीपीएससी के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके डियर देवेश, फिर से वही बात, आरआरबी ग्रुप डी, अरे भाई साइंस पढ़ोगे देवेश जी तो सब एग्जाम के लिए साइंस है। ठीक है,
प्लीज इस बात को समझिए। मैं कैसे समझाऊं, इतनी वीडियो डालती हूं बट हर वीडियो में सेम, मतलब मुझे लगता है सबसे पहले तो इसीलिए पता है सिलेक्शन नहीं होता लोगों का, यही रीजन है सिलेक्शन नहीं होने का। आप लोग यही सोचते हो कि बस इस एग्जाम में जो चीज आई ना, यही 2 क्वेश्चंस करके जाऊंगा और ऐसे करके एग्जाम में दे दूंगा, ठीक है। तो प्लीज इस मानसिकता से बाहर निकलिए। जब आप इस मानसिकता से बाहर निकलेंगे, अपने बेस पर काम करेंगे, तो बिल्कुल आप क्या रहेंगे, सॉर्टेड रहेंगे लाइफ में। जनरल वालों को क्या मिलेगा, पास करने पे अंकित, पास करने पे आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है अंकित कुमार। चलिए प्रियंका, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए बेसिक ठीक है आपका, अच्छी बात है संध्या, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका बेसिक ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए इजी होगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स का आपको लगता है आपका साइंस का पकड़ मजबूत है, आप बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल जॉब है, हर साल जो है उसकी वैकेंसी रेगुलर तरीके से आ रही है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे स्टेट वाले बीपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आप किसी और स्टेट को बिलोंग करते हैं तो आप बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। आप में से जो भी लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एसएससी वगैरह दे रहे हैं, है ना, कई बार लोग एग्जाम देने के लिए भी देते हैं, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि नो डाउट आप दूसरा एग्जाम भी प्रिपेयर करते हैं, बट कभी भी ये मत सोचिए कि हम सिर्फ एक ही एग्जाम देंगे। आजकल आप देख रहे हो कि किस तरह का कंपटीशन चल रहा है और किस तरह से एग्जाम्स आपके डिले हो रहे हैं। तो हमेशा अपना बेसिक मजबूत करिए और अपनी एक तैयारी से जितने एग्जाम्स आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, आप ग्रेजुएशन जब कर लेते हैं तो आप बहुत सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी कि हर तरीके का एग्जाम आप दीजिए। क्यों आपने ये सोच लिया है कि सिर्फ एसएससी देना है? अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो सीजीएल के साथ आप पीसीएस भी देकर देखिए, है ना। आपको कम से कम अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो ये तो पता चलेगा कि आप कहां पर लैक कर रहे हैं, मेरा ये कहना है, ठीक। मेरी सोच ऐसी है, बाकी आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। क्लियर है ये बात? ओके, चलिए आगे मैं चलूं, मैं बताऊं सोचा क्या है मैंने। तो क्वेश्चंस जो है अलग अलग पीसीएस के मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, और जो भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी वाले हैं, ठीक है, एसएससी वाले हैं, ग्रुप डी वाले हैं, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं। साइंस सब जगह सेम आती है, साइंस सब जगह सेम आती है, ठीक है। बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हर जगह साइंस सेम आती है। और अभी मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूं पीसीएस का, ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है सोनू, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूं, बाकी वाले भी एलिजिबल हैं सोनू, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूं, अभी मैं आपको सवाल करा रही हूं, आप खुद देख लेना कि क्या ऐसा क्वेश्चन एसएससी वाले बच्चे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस मानसिकता से बाहर निकलिए कि भाई हम एसएससी वाले हैं, हम पीसीएस एग्जाम नहीं देंगे। क्यों भाई? अगर आपको अच्छे पोस्ट के लिए एग्जाम देने को मिल रहा है तो देके तो देखिए, एग्जाम एक बार क्वालिफाई करके तो देखो, नहीं होगा नहीं होगा, देखी जाएगी, ठीक है। क्लियर? आगे चले हम लोग। अवधेश गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अवधेश, वेरी गुड इवनिंग। चलिए भाई स्टार्ट करें। तो यहाँ पे 7 बजे का जो मैं सेशन लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए, वो कंप्लीट अब साइंस का लेने वाली हूँ और आपके बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए लेने वाली हूँ। 23 जनवरी का बीपीएससी का, अभी तक मैं बायो पढ़ाती आई थी, है ना, अभी तक आपको, और जो जितने भी आपके बीपीएससी के क्वेश्चंस आए थे वो सीधे मेरे नोट से आए थे। तो इस बार भी मैं कर रही हूं, मेरे साथ आप लोग जितने भी अभी दिन हैं, अभी पूरे 1.5 महीने हैं हमारे पास, 23 जनवरी को एग्जाम है ना, 1.5 महीने के आसपास है, 2 महीना है इनफैक्ट। तो बिल्कुल आप साइंस क्लियर करिए यहाँ से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस शाम में आना है और पढ़ाई करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी का टाइम अब मैं सोच रही हूँ मैं मॉर्निंग में शिफ्ट कर दूं, ताकि शाम का टाइम मैं इस चीज के लिए रखूंगी, ठीक। और बाकी ऐसे एनसीईआरटी से भी हम लोग जो है वो साइंस ही पढ़ते हैं। शुरू कर रही हूं मैं आज की क्लास, और किस तरह से पढ़ेंगे, कैसी रणनीति के साथ पढ़ेंगे, ये आप समझ जाएंगे। चलिए आ जाइए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, और ये बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप इन क्वेश्चन को देखिए। बीपीएससी में 5 ऑप्शंस आते हैं। बीपीएससी ऐसा एग्जाम है जहां पे 5 विकल्प आते हैं आपको। बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है, और मुझे एसएससी वाले स्टूडेंट्स बताएंगे क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। ये ऐसा क्वेश्चन है, यस डेली चलेगी, सारिका डेली चलेगी। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसका आंसर सब कर सकते हैं। तभी मैं कह रही हूं कि कभी मत सोचिए कि हम सिर्फ एसएससी वाले हैं, सिर्फ एसएससी का एग्जाम देंगे, नहीं। अपना बेस मजबूत बनाइए। आप जितने एग्जाम्स दे सकते हैं प्लीज वो एग्जाम्स दीजिए, ठीक। क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर। किसका पीएच वैल्यू 7 है, किसका पीएच वैल्यू 7 है। ए बी सी डी ई 5 विकल्प हैं आपके सामने।
मैं अभी आपको ये क्वेश्चन करा के एसिड एंड बेसिस के बारे पॉइंट्स बताने वाली हूं। ए और बी में ही सब जवाब देंगे, ये कोई ई ऑप्शन नहीं देख रहा क्या? ए और बी में ही जवाब देंगे। 7 पीएच किसकी होती है? 7 पीएच वैल्यू किसकी होती है भाई? अरे पीएच वैल्यू, पीएच स्केल जो देखते हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और भी है? बस सुमन सहरावत का आंसर सही आया है, आशीष कुमार का आंसर सही आया है, बाकी सब गलत बोल रहे हैं। प्योर वाटर का भी पीएच 7 होता है। न्यूट्रल सोल्यूशन जो उदासीन विलयन है उसका भी पीएच 7 होता है। चिरंजीव का भी आंसर सही है, ठीक है। अंकिता का भी आंसर अब सही आया, हसमुद्दीन अंसारी सही। तो क्या होगा? 2 ऑप्शंस हैं। ई क्या लिखा हुआ है? या तो नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आप क्या आंसर मार्क करेंगे? यस, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, ठीक है। ओके, तो इसीलिए ऐसे सवाल आते हैं। क्या ये सवाल मुश्किल है कहीं से भी? ये चीजें क्या हमने 10th लेवल पे नहीं पढ़ रखी? बीपीएससी का आप सिलेबस देखिए, ठीक है। इनफैक्ट उस फॉर दैट मैटर आप किसी भी स्टेट पीसीएस का सिलेबस देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहां पर आपको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको मेडिकल लेवल की नॉलेज हो या इंजीनियरिंग लेवल की नॉलेज हो। कोई उस लेवल की फिजिक्स आपसे नहीं पूछेगा, कोई मेडिकल लेवल की बायोलॉजी आपसे नहीं पूछेगा। वो आपसे ऐसी चीजें पूछते हैं जो एक एजुकेटेड इंसान को आनी चाहिए, ठीक है। पुरुषोत्तम, ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे ही हाथ से सिलेक्शन निकल जाएगा। यहां पे तो लिख दोगे ध्यान ही नहीं दिया, और वहां पर एग्जाम में क्या करोगे? सिलेक्शन निकल जाएगा हाथ से, आपकी सरकारी नौकरी निकल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात एक चीज ध्यान रखेंगे कि कभी भी आपसे हाई फाई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपको 10th तक की साइंस अच्छे से आनी चाहिए और कुछ रोजमर्रा की चीजें आनी चाहिए। ये पीसीएस एग्जाम, कोई भी आप पीसीएस, किसी भी पीसीएस दो, चाहे एमपी पीसीएस दो, यूपी पीसीएस दो, बीपीएससी दो, कोई भी पीसीएस दो, उसका सिलेबस अगर आप देखेंगे तो सिलेबस यही कहता है कि एवरीडे साइंस चीजें आपसे पूछते हैं। तो साइंस तो मुश्किल है ही नहीं, सबसे पहले इस चीज को अपने मन से निकाल दीजिए। और जिस तरह से आजकल रुझान जा रहा है, साइंस की तरफ रुझान बढ़ रहा है, आपको इसको देखना बहुत जरूरी है। लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा मौका है सोनू, बिल्कुल बिल्कुल लड़कियों को तो लग जाना चाहिए अब, क्योंकि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, आपको 50,000 सरकार दे रही है ना, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अब देखते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको एसिड एंड बेसिस पढ़ा दूंगी, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया, एसिड एंड बेसिस आपको मैं पढ़ाऊंगी, और एसिड एंड बेसिस से इसे मिलता जुलता बाकी अन्य पीसीएस एग्जाम्स में कैसे सवाल आए हैं इसके बारे में बताऊंगी। चलिए भाई, ये आपको क्या नजर आ रहा है? यस, ये आपको, यस आशीष, मैं पूरा सिलेबस आपको कराऊंगी, पूरा सिलेबस ऐसे ही इसी फॉर्म में मैं आपको पूरा कराऊंगी, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये एक पीएच स्केल नजर आ रहा है ना, पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। पीएच अगर 7 होता है तो वैसा सोल्यूशन या वैसा विलयन क्या कहलाता है? न्यूट्रल कहलाता है, यानी उदासीन कहलाता है। पीएच अगर 7 से कम हो, अगर पीएच 7 से कम है तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा एसिडिक। क्या कहलाएगा? एसिडिक। अरे सोनू, जनरल कैटेगरी के हो तो क्या फर्क पड़ता है? अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तभी तो मेंस दोगे ना, ठीक है। तो एसिडिक यानी कि क्षार, और एल्कलाइन यानी 7 से ऊपर पीएच होता है, सॉरी इसको अम्ल कहते हैं। देखो हिंदी थोड़ी थोड़ी कभी कभी ना दिक्कत हो जाती है, इसको हम अम्ल कहते हैं, और 7 से ऊपर तो हम कहते हैं ये एक बेस है, यानी कि क्षार है, ठीक है। तो 7 जो है, 7 से अगर पीएच कम होता है तो कोई भी चीज कहलाती है कि वो एसिड है, यानी कि अम्ल है। 7 से ज्यादा है तो बेस है, यानी कि वो अल्कलाइन है। आप विश्वास करेंगे, एमपी का जो पीसीएस एग्जाम है ना, एमपी जो स्टेट है मध्य प्रदेश, उसका जो पीसीएस एग्जाम है, उसमें ये सवाल पूछा गया है कि पीएच स्केल क्या पूछता है आपसे, या पीएच स्केल आपसे क्या पीएच स्केल क्या दर्शाता है? तो पीएच स्केल हमें यह दर्शाता है कि जो भी सॉल्यूशन है, क्या वो एसिडिक है या क्या वो बेस है, क्या वो अम्ल है, क्या वो क्षार है, ठीक, सिंपल। तो तभी मैं कह रही हूं अपने बेसिक्स पे काम करिए, अपने बेसिक्स पे काम करिए। बार बार ये चीज रटती शुरू से आई हूं और अभी भी यही रट रही हूं, ठीक है, कि अपने बेसिक्स पे काम करिए। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
अब और क्या क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं। एक तो मैंने आपको एमपीपीसीएस का सवाल बता दिया कि पीएच स्केल से आप क्या देखते हैं, तो आप देखते हैं कि कोई सॉल्यूशन, कोई विलेयन एसिडिक है या बेसिक है, अम्लीय है या उसमें क्षार वाले गुण मौजूद हैं। ठीक, चलिए और देखते हैं और क्या चीजें आती हैं। अब आपसे बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है कि कौन कौन से एसिड हैं, कौन कौन से एसिड मौजूद हैं। जैसे कि एप्पल में कौन सा एसिड है, और ये सवाल आपको एसएससी एंड रेलवेज में भी पूछे जाते हैं। अंकित, अब उस पर तो मैं क्या बोलूं, अब सरकार का ये है, और इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही यही है कि जो प्रेफरेंस है वो मिलती है, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसका। आपके हाथ में आपकी मेहनत है, वो आप कर सकते हैं, है ना अंकित। चलिए, एप्पल में कौन सा एसिड मौजूद है, कौन सा अम्ल मौजूद है, ये एसएससी वाले क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, रेलवेज में भी पूछा जाता है। ठीक है, क्या रिपीट करूं चिरंजीव? अरे यार 3-4 बार रिपीट करती हूं, फिर भी आप लोग लिखते हो रिपीट रिपीट रिपीट। मेरे जितना रिपीट तो कोई टीचर करता ही नहीं। एक क्वेश्चन को मैं, एक पॉइंट को मैं 3-4 बार रिपीट करती हूं। चलिए, एप्पल में कौन सा एसिड होता है, जल्दी जल्दी से बताएंगे। आपके लाइक्स आते रहने चाहिए, आपके लाइक्स आते रहने चाहिए फटाफट से, और शेयर करते रहो वीडियो को शेयर करते रहो। अरे एप्पल में कौन सा एसिड होता है, तो अनु लिख रही है अम्ल। मैं वही तो पूछ रही हूं, कौन सा एसिड होता है एप्पल में, कौन सा एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है? यस पुरुषोत्तम, वेरी गुड, मैलिक एसिड। एप्पल में मौजूद होता है मैलिक एसिड, यानी कि मैलिक अम्ल। वेरी गुड गुड गुड, ठीक है, ओके। और क्या पूछा जाता है, और किसमें किस तरह का एसिड है? इमली में कौन सा एसिड मौजूद है? इमली में कौन सा एसिड मौजूद है? एसिड से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है मैं सब आपको कराती जा रही हूं, ठीक है। चैप्टर वाइज भी मैं आपको बताती जा रही हूं। अभी एसिड मैंने चैप्टर लिया है, अभी एसिड से कितने तरह के एसिड है, कहां कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब बता रही हूं। यस, बिहार एसआई देना है सोनू, तो दे दो, अच्छी बात है। पहले पढ़ तो लो, इमली में कौन सा एसिड होता है, फटाफट से बताते जाएंगे। यस, वेरी गुड दिवाकर। इमली में जो एसिड होता है उसका नाम है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ठीक है, गुड, वेरी वेरी गुड। टमेटो में कौन सा एसिड होता है? टमेटो में कौन सा एसिड होता है? तो टमेटो में होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड आपका टमाटर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। जब आपको चींटी काटती है तो इतना तेज दर्द क्यों होता है? कौन सा एसिड चींटी रिलीज करती है? चींटी काटती है, एंट बाइट, चींटी के काटने से, एंट बाइट, चींटी के काटने से कौन सा एसिड रिलीज होता है? चलिए, यस, ये सवाल एसएससी में भी आता है, पीसीएस वगैरह में भी पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा एसिड है? चींटी के काटने से कौन सा एसिड रिलीज होता है? फॉर्मिक एसिड, वेरी गुड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। एक प्लांट होता है जिसको नेटल प्लांट कहते हैं, ठीक है। एक प्लांट होता है जिसको हम नेटल कहते हैं, और ये प्लांट भी है ना, ठीक है। इस प्लांट, ये जो पौधा है, ये भी जब आपको क्या होता है, जब आपको इससे चोट लगता है, ये पौधा आपके आसपास रहता है, तो भी आपको बहुत तेज ऐसा लगता है कि किसी चींटी ने काट लिया, क्योंकि उस समय यहां भी फॉर्मिक एसिड ही रिलीज होता है, फॉर्मिक एसिड भी रिलीज होता है, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो कौन सा चीज, कौन सा एसिड रिलीज करता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो एसिड का एक हमने ये वाला पार्ट किया। अब आप देखिए, इस टेबल पे सब लिखा हुआ है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है कि नहीं? दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड होता है, सही। टमाटर में और स्पिनच यानी कि साग में ऑक्सैलिक एसिड होता है। जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं उनमें सिट्रिक अम्ल होता है। एप्पल में मैलिक एसिड होता है, ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। बिच्छू बूटी कहते हैं, नेटल प्लांट को हिंदी में बिच्छू बूटी कहते हैं, उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। सारे सवाल बनते हैं आपके, सारे सवाल बनते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे कैसे? अब मैं आपको बता रही हूं कि मैं पढ़ूंगी किस तरह से। देखो कैसे पढ़ेंगे हम लोग।
क्वेश्चन करेंगे एक, और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरा का पूरा टॉपिक खत्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी जो टॉपिक आपने देखा उसमें आपको एसिड एंड बेसिस दिखा, तो मैं कोशिश करूंगी कि अब एसिड एंड बेसिस से आपको जितने सवाल पीसीएस वगैरह में पूछे जा चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करती चलूं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इस फॉर्म में भी क्वेश्चंस आते हैं। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आरकेसी ईडू हब पे। आरकेसी ईडू हब ऐप आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ओके, समझ में आ रही है बात? तो ये सारे सवाल हैं जो आपसे आते हैं। ये ध्यान रखना, बिच्छू बूटी में भी फॉर्मिक अम्ल होता है। आगे चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, पालक लिखा तो हुआ है, ऑक्सैलिक एसिड। चलो अब एसिड्स इन ह्यूमन बॉडी, एसिड्स इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कौन कौन से एसिड होते हैं? मानव शरीर में कौन कौन से एसिड होते हैं? यस यस, चलो जल्दी जल्दी से आंसर करो। एक तो आप सबको पता है कि आपके स्टमक में, आपके अमाशय में कौन सा एसिड होता है? आपके अमाशय में कौन सा एसिड होता है? तो आपके अमाशय में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है कि नहीं? ठीक है, चलिए। अरे हिंदी तो बोल रही हूं हर वजन यार, कुछ भी लिखते हो। अब इससे ज्यादा हिंदी क्या लिखूं मैं? यस गॉडलीनेस, रोज होगी क्लासेस आपकी रोज होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्या आपके शरीर में फैट है? क्या आपके शरीर में वसा है ना? फैट खाते हो, वसा खाते हो। आपको मैंने बताया है फैट दो चीजों का बना होता है। फैट जो है वो दो चीजों का बना होता है, फैटी एसिड और साथ में ग्लिसरॉल। आपको मैंने बताया है कि फैट दो चीजों का बना है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। सहमत हो सब मेरी बात से? पढ़ा चुकी हूं ये बात आपको। फैटी एसिड कितने तरीके के हो सकते हैं? फैटी एसिड दो तरीके के हो सकते हैं, संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड, संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं असंतृप्त। क्या फर्क है संतृप्त और असंतृप्त फैटी एसिड में? क्या फर्क है इन दोनों में? यस, जो भी सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जो भी संतृप्त होते हैं, उनमें कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है ना? उनमें कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है ना? और कौन सा एसिड होता है मानव शरीर के अंदर? बहुत बढ़िया अवधेश लिखा था, संध्या ने लिखा है ना? संध्या ने लिखा है आप प्रोटीन खाते हो। प्रोटीन किसके बने होते हैं? प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड के, यानी कि अमीनो अम्ल के बने होते हैं। ठीक है, राइट। चौथी चीज कौन सी है? क्या आपके शरीर में डीएनए और आरएनए है? यस, क्या आपके शरीर में डीएनए और आरएनए है? बिल्कुल है, ठीक है। तो डीएनए एंड आरएनए में न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल है ना? आपके शरीर के अंदर न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। गुड, वेरी गुड। तो ये सारे एसिड हैं आपके मानव शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सारे एसिड हैं। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? लाइक आते रहने चाहिए, वीडियो को शेयर करते रहोगे। सारे एग्जाम्स के लिए ये क्लास बेनिफिशियल। अगर आपने यहां से साइंस पढ़ लिया तो एवरीथिंग इज डन, सब कुछ आपके लिए बहुत 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 ईजी हो जाएगा। और बीपीएससी वालों के लिए तो अब हलवा हो जाएगा साइंस। चलिए आगे चले हम लोग। यस, आरएनए एंड डीएनए दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, दो तरह के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। बिल्कुल सही राजेंद्र। ठीक है, आ जाओ। कैसे हम देखते हैं? इंडिकेटर क्या होता है? एसिड बेस इंडिकेटर,
यानी कि जो बताता है हमें कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। ठीक, लिथमस के बारे आप सबने सुना होगा, लिथमस के बारे आप सबने सुना होगा। ठीक है, तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो प्राकृतिक हैं, जो क्या हैं, जो प्राकृतिक हैं, जैसे कि लिथमस, लिथमस पेपर। लिथमस पेपर किससे मिलता है? फिर से सवाल आपका, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे ही। लिथमस पेपर आपको लाइकेन से मिलता है, लिथमस पेपर आपको लाइकेन से मिलता है। लाइकेन क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। लिथमस पेपर आपको लाइकेन से मिलता है। यस, मेरा बुक फर्स्ट को आ रहा है सोनू। यस, लाइकेन क्या होता है? फटाफट से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन का स्पेलिंग ठीक करो अरिंदम, बस ई एक्स्ट्रा लिख दिया है आपने। क्या होता है लाइकेन? What do you mean by lichen? Lichen क्या होता है? लाइकेन क्या होता है? जल्दी आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। प्लांट होता है? अरे क्या बात कर रहे हो? एंजाइम होता है लाइकेन? कुछ भी लिख रहे हो भाई, कुछ भी लिख रहे हो। ट्री होता है लाइकेन? अरे सहजीवन होता है भाई, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप होता है एल्गी और फंगस के बीच में। एल्गी और फंगस, एल्गी प्लस फंगस दोनों के बीच का एक संबंध होता है। एल्गी को हम हिंदी में शैवाल कहते हैं, फंगस को हम हिंदी में कवक कहते हैं। ठीक है, कुछ कवक क्या करते हैं? कुछ कवक शैवाल के साथ रहते हैं सहजीवन में। एक ऐसा रिश्ता जहां पे दोनों को एक दूसरे से फायदा हो, वो कहलाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सहजीवन। ठीक है, और लाइकेन इसका एग्जाम्पल है। कौन दो रहते हैं? फंगस और एल्गी, फंगस और कवक। एल्गी प्लांट होता है। ठीक है, एल्गी एक तरीके का प्लांट है। जाहिर सी बात है कि अगर ये प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कर लेगा। जो फोटोसिंथेसिस ये कर लेगा। फंगस हेटेरोट्रॉफ है, फंगस अपना खाना नहीं बना सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो इसीलिए फंगस को ये खाना दे देगा, है ना। फंगस को खाना एल्गी से मिल जाएगा और एल्गी इसको रहने के लिए जगह भी दे देगा। ठीक है, ये भी सवाल आता है बीपीएससी में, 3-4 बार आया हुआ है, बहुत सारे स्टेट पीसीएस में आया हुआ है कि लाइकेन किन दोनों के बीच सहजीवन है? तो एल्गी एंड फंगस के बीच का सहजीवन है लाइकेन। लाइकेन से ही लिथमस पेपर बनता है, लाइकेन से ही लिथमस पेपर बनता है। ठीक है, और लाइकेन ही आपका सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन बताते हैं। अगर आपके वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बन जाए तो वो एक पोल्यूटेंट होता है, वो एक प्रदूषक होता है। ठीक है, तो इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को भी बताता है, सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन भी दिखाता है लाइकेन। बहुत सारे सवाल कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस। देखो, अब लिथमस पे बात करते हैं। ठीक है, लिथमस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप एक ट्रिक क्या याद रखोगे? आप एक ट्रिक याद रखोगे, बार। ठीक है, ट्रिक क्या याद रखोगे? बार। वो ट्रिक क्या है कि ब्लू को रेड, ब्लू लिथमस को रेड कौन करता है? ब्लू लिथमस को रेड कौन करता है? तो वो करता है एसिड। एसिड यानी कि अम्ल वो है जो ब्लू लिथमस को रेड कर दे। ब्लू लिथमस को रेड करता है एसिड, और उल्टा यानी कि रेड लिथमस को ब्लू कौन करता है? रेड लिथमस को ब्लू करता है बेस यानी कि क्षार। ये भी पीसीएस में आया हुआ सवाल है, ये क्वेश्चन भी पीसीएस में आया हुआ है। ठीक है, तो ब्लू लिथमस को रेड करने का काम एसिड का होता है। कंफ्यूज नहीं हो तो ट्रिक याद रखोगे, बार। ठीक है, बार याद रखोगे, ये एसिड हो गया तो उल्टा इसका बेस है। ठीक, चलिए ये आपका ट्रिक हो गया। अब आइए टर्मरिक, हल्दी। क्या आपको पता है हल्दी भी जो है, हल्दी भी इंडिकेटर का काम करती है। अगर एसिड पड़ेगा ना तो हल्दी का कोई कलर चेंज नहीं होगा।
अगर एसिड पड़ेगा तो हल्दी का कोई रंग नहीं बदलेगा, लेकिन अगर कोई बेस होगा, कोई क्षार होगा, तो वो लाल रंग का हो जाएगा। ठीक है, बेस होगा यानी कि क्षार होगा तो वो क्या होगा, वो लाल रंग का हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा आपका चाइना रोज जो गुड़हल का फूल है वो भी नेचुरल इंडिकेटर होता है एसिड और बेस का। वो भी प्राकृतिक इंडिकेटर है, सूचक है कि कोई एसिड है कोई चीज या कोई चीज बेस है। क्लियर है? क्लियर है? यस, डन है। तो टर्मरिक है, चाइना रोज, टर्मरिक यानी कि हल्दी, चाइना रोज, गुड़हल का फूल, ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स माने जाते हैं। इसके अलावा ये फिनोफ्थलीन और मिथाइल रेड, फिनोफ्थलीन और मिथाइल रेड भी जो हैं ये भी इंडिकेटर्स माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मेन जो सवाल आता है वो लिथमस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, मेन क्वेश्चन आपको जो आया हुआ है वो लिथमस पे आया हुआ है। ये सारा पीडीएफ आपको RKC EDU हब ऐप पर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, एक्वा रीजिया क्या होता है? इसी को हम रॉयल वाटर कहते हैं। एक्वा रीजिया को ही रॉयल वाटर, शाही पानी कहा जाता है। रॉयल वाटर क्यों कहते हैं इसको रॉयल वाटर? अमलराज एक्वा रीजिया रॉयल वाटर। काम आता है ये, इस्तेमाल आता है क्या? साफ करने में, जेवर वगैरह साफ करने में इस्तेमाल आता है, जो सोने के जेवर हैं। थोड़ी सी भी अगर आपने देर कर दी तो ये गोल्ड, प्लैटिनम उनको पूरी तरह डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, गोल्ड हो, प्लैटिनम हो, उनको पूरी तरह क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है। कौन से दो एसिड होते हैं इसमें? 3:1 का रेशियो होता है। कौन से दो एसिड होते हैं? HCl और HNO3। HCl को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। 3:1। ठीक है, शाही पानी, रॉयल वाटर। तो HCl एंड HNO3 ये है नाइट्रिक एसिड, दिस इज योर नाइट्रिक एसिड। और ये कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, रेशियो ध्यान रखेंगे आप, रेशियो ध्यान रखेंगे, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और एक्वा रीजिया जो है, एक्वा रीजिया क्यों इस्तेमाल होता है? तो ये सोनार इस्तेमाल करते हैं सोने वगैरह की सफाई करने के लिए, बट आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। थोड़ी देर भी अगर आप रखेंगे एक्स्ट्रा तो वो चीज घुल सकती है। रॉयल वाटर पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी रॉयल चीजें होती हैं ना, जैसे प्लैटिनम है, सोना है, इन सब चीजों को महंगा, ये सारी चीजें महंगी आती हैं, तो वहीं से नाम पड़ा रॉयल वाटर, अमलराज यानी एक्वा रीजिया। ठीक है, क्लियर है? ये सारे सब जो मैं आपको करा रही हूं ये एक चैप्टर के रिलेटेड सारे पॉइंट्स हैं, सारे के सारे चैप्टर से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। बहुत बहुत बार पूछा जाता है इनसे सवाल आपका। ठीक, चलिए आ जाइए, सवाल देखिए और आंसर करेंगे। एंटासिड, छत्तीसगढ़ PCS प्री 2016। ठीक है, छत्तीसगढ़ PCS प्री 2016, ये सवाल है आपके लिए, ये सवाल है आपके लिए। चलिए आ जाइए, फटाफट से आंसर करेंगे। यहाँ पे एंटासिड क्या होते हैं? बेस होते हैं, एसिड होते हैं, सॉल्ट होते हैं, बफर होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं? चलेंगे, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रही हूं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको मैंने टॉपिक पढ़ा दिया तो उससे मिलते जुलते सवाल भी मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी और आपको हंसी आएगी कि ऐसे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, यस, एंटासिड क्या है? बेस है, बिल्कुल सही। एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड जो होता है वो बेस होता है। ठीक है, देखो एंटा, जब भी एंट, एंटी ये सब शब्द लगा दे, मतलब कि वो क्या करेगा? एसिड को क्या करेगा? काउंटर करेगा, है ना? एसिड को काउंटर करेगा। तो एंटासिड क्या होता है? बेस होता है। आपके स्टमक में आपने अक्सर महसूस किया होगा, सुना होगा कि मुझे एसिडिटी हो गई है, यानी पेट में जो एसिड है वो ज्यादा बन रहा है, एसिडिटी हो गई है। तो उस समय एंटासिड्स लिए जाते हैं, उस समय एंटासिड्स लिए जाते हैं। और खास तौर पे कौन सा एंटासिड लिया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो एंटासिड है ये एक एंटासिड का काम करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो दवाई आती हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलवाती हैं, कब्ज से आपको आराम दिलवाती हैं, उनमें भी ये मौजूद होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ओके। तो कुछ जो आपको क्या देती हैं, आपको इत्मीनान देती है कॉन्स्टिपेशन से, यानी कि कब्ज से, तो उसमें भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहते हैं, ये भी होता है। ये क्या है? ये एक तरीके का बेस है। जाहिर सी बात है, बेस होगा वही तो एसिड को कम करेगा। ठीक, ओके। इसके अलावा और कौन कौन से बेसेस होते हैं जो डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं? और कौन कौन से बेसेस हैं जो डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों साबुन बनाने के काम आते हैं, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों साबुन बनाने के काम आते हैं, है ना, है कि नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहा जाता है कि नहीं, है ना। सो ये सब बेसिस हैं जो डे टू डे लाइफ में आपको पूछे जा सकते हैं, जरूरी हो सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड का काम करता है, ठीक है। साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोप साबुन में इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर कहते हैं, ठीक, ओके। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, कोई एसिड है, अभी आपने देखा कि एक बेस है जो एक दवाई बनाने में काम आ रहा है ना। एक बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो एक दवाई बनाने में काम आ रहा है। क्या कोई एसिड है जो दवाई बनाने में काम आएगा? क्या कोई एसिड है जो दवाई बनाने में काम आएगा? यस, एक एसिड है, उस एसिड का नाम है सैलिसाइक्लिक एसिड। एक एसिड है जिसका नाम है सैलिसाइक्लिक एसिड, और यही एसिड काम आता है आपको एस्पिरिन, जो डिस्प्रिन खाते हो ना सर दर्द के लिए जो डिस्प्रिन खाते हो, उसी डिस्प्रिन बनाने में काम आता है ये सैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक, इस तरह से हम पढ़ेंगे कि एक के बाद एक सवाल हम किस तरह से हल कर सकते हैं। आपको अपना दिमाग अब इस तरह से फटाफट दौड़ा कर रखना होगा। देखो, आप सबको बहुत सारी चीजें आती हैं, अब जरूरत है उन चीजों को एक जगह करने की, है ना। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, और बहुत तरह के सवाल इससे बनते हैं। तो इसी तरह से हमारी रणनीति रहेगी, हम एक क्वेश्चन को पकड़ेंगे और फिर उस एक क्वेश्चन से हम पूरा चैप्टर और उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको खत्म करेंगे, ठीक है। पूरे साइंस को हम इसी तरीके से कवर करते चलेंगे, ये मैंने सोच के रखा है। चलिए, तो सैलिसाइक्लिक एसिड नाम का एक एसिड है जो एस्पिरिन, सर दर्द के लिए जो आप दवा खाते हो डिस्प्रिन, है ना, जो दर्द नाशक होता है, वो बनाने में काम आती है सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है। तो एक एसिड हो गया जो दवाई का काम कर रहा है, एक बेस हो गया जो भी दवाई का काम कर रहा है ना। तो दोनों क्या है? दोनों जो हैं ये किसका काम कर रहे हैं? दवाइयों का काम कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे चले हम लोग, आगे चले। चलिए भाई, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, सीधा सवाल आपको पढ़ा चुकी हूं, यूपी पीसीएस मेंस 2014। यूपी पीसीएस मेंस 2014 आपके सामने सबूत है कि जो सोचते हैं कि हम सिर्फ एसएससी देंगे और पीसीएस एग्जाम्स नहीं देंगे, ये देख लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह के सवाल आते हैं, जल्दी से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए। चलो, जल्दी जल्दी आंसर करो, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत बहुत जल्दी आंसर करेंगे। गोल्डस्मिथ क्या होगा? बफर वो होता है जो क्या करता है, चीजों को, देखो बफर करने का मतलब एसिड है तो उसको बफर करेगा, यानी कि उसकी एसिडिटी कम करेगा। बेस है तो उसका बेस होना कम करेगा, ठीक है। तो बफर करने का मतलब चीजों को न्यूट्रलाइज करना। क्या होगा आंसर?
यस, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। बी आंसर होगा, सीधा आंसर इस क्वेश्चन का बी होगा, यूपीपीसीएस मेंस 2014। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। छत्तीसगढ़ प्री 2000, पीसीएस प्री 2014। रेड लिथमस ब्लू हो रहा है तो सोल्यूशन का पीएच क्या होगा? अगर रेड लिथमस ब्लू हो रहा है तो सोल्यूशन का पीएच क्या होगा? बहुत बढ़िया संध्या, एस्पिरिन जो होता है वो दर्दनाशक तो होता है और साथ में खून भी पतला करता है। बहुत बढ़िया संध्या, गुड। चलिए इसका आंसर बताएंगे बहुत बहुत जल्दी से। क्या आंसर होगा इसका? ब्लू लिथमस को, सॉरी रेड लिथमस को ब्लू कर रहा है, क्या पीएच होगा? क्या पीएच होगा सॉल्यूशन का? कितना आसान इजी सा सवाल है, कितना आसान इजी सा सवाल है। क्या आपको मैंने ट्रिक बताया? क्या आपको मैंने ट्रिक बताया है? पहले ये बताइए। आपको मैंने ट्रिक बताया था बार। ब्लू लिथमस को रेड करता है एसिड, है ना। यहां पे उल्टा पूछा हुआ है, ठीक है। यहां पे आपको क्या पूछा हुआ है? यहां पे उल्टा पूछा हुआ है। ब्लू को रेड करता है एसिड, ठीक है। तो रेड को ब्लू कौन करेगा? रेड को ब्लू करेगा बेस। रेड को ब्लू कौन करेगा भाई? रेड को ब्लू करेगा आपका बेस। और बेस कौन होता है? बेस वो होता है जिसका पीएच 7 से ज्यादा हो, जिसका पीएच 7 से ज्यादा हो। तो क्या लिखेंगे? नन ऑफ दी अबव। क्या लिखेंगे? नन ऑफ दी अबव। कितने लोगों ने इसका गलत आंसर दिया? मुझे देख के इतनी हैरानी हो रही है, इतनी ज्यादा हैरानी हो रही है देख के। क्यों भाई? इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्लू लिथमस को रेड करता है एसिड। क्वेश्चन पूछ रहा है रेड को ब्लू करेगा तो यानी बेस होगा। बेस कौन होता है? बेस वो होता है, क्षार वो होता है जिसका पीएच 7 से ज्यादा हो। तो नन ऑफ दी अबव, है ना। नन ऑफ दी अबव आंसर होगा। इसमें क्या शक है? इसमें क्या शक है भाई? ठीक है, कोई शक ही नहीं है इस बात में। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014। इस तरह के सवाल आते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ प्री 2018, फिर से मिलता जुलता क्वेश्चन कि कोई एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कोई अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए? चलो भाई फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत बहुत जल्दी से। अगर कोई अम्लीय विलयन है तो उसका संभावित पीएच मान कितना होना चाहिए? चलेंगे फटाफट से आंसर करेंगे। प्री 2018 का क्वेश्चन है ये। क्या होगा? 7, 8, 6, 7, 8 या 9? 7 से कम वाला एसिड होता है ना, तो 7 से कम क्या है भाई? 6 है। देख लो, हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। ये भी नहीं कह सकते कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, हाल फिलहाल का क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल हाल फिलहाल का ऐसा सवाल है जो आपके सामने है। ठीक, आगे चले हम लोग, आगे चले, आ जाओ। चलिए फिर से बीपीएससी प्री का सवाल है। ग्रेप्स, बनाना और टैमरिंड में कौन सा एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, चलो भाई आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर करो, फटाफट से सब लोग आंसर करेंगे। जल्दी 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 फटाफट से आंसर करेंगे। क्या होगा इसका आंसर? ग्रेप्स, बनाना, टैमरिंड यानी कि इमली में, ग्रेप्स में और केले में क्या होगा? टार्टरिक अम्ल होगा, टार्टरिक एसिड होगा। ठीक, फिर से आसान सा सवाल, फिर से सबने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया। अगले सवाल पे आ जाइए कि एसिड रेन में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? हाँ, एसिड रेन में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, इसका जवाब देंगे कि एसिड रेन में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है। चलो आप इसका जवाब दो, तब तक थोड़ा सा मैं पानी पी लूं।
क्या होगा, फटाफट से जवाब देंगे। नन ऑफ दीज। अरे एसिड रेन, अमल्य वर्षा, दो तरीके का एसिड बनता है इसमें, H2SO4 और HNO3। ठीक है, देखो एसिड रेन जो होता है मैं आप लोगों को बहुत बार पढ़ा चुकी हूं, दोबारा से सुन लीजिए। दो गैस होते हैं इसमें, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, NO2 NO, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड, दो तीन तरह के गैसेस होते हैं। जब ये पानी से मिक्स होते हैं तो दो एसिड्स बनते हैं, H2SO4 एंड HNO3, H2SO4 एंड HNO3। ठीक है, आपसे एक पूछा है मैक्सिमम अमाउंट, अधिकतर में कौन सा होता है, ज्यादा आपसे पूछा है कि ज्यादा कौन सा होता है, तो ज्यादा ध्यान रखेंगे H2SO4 ज्यादा होता है, फिर HNO3 होता है। ठीक है, ज्यादा मात्रा आपकी H2SO4 की होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल की होती है। ठीक है, फिर से आपका बीपीएससी प्रीलिम्स 2016 का पूछा हुआ सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दो गैसेस और दो एसिड्स बनते हैं यहां पे। ताजमहल का रंग जो फीका पड़ा है इसी के वजह से फीका पड़ा है। ठीक, चलिए क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट पूछा है ना, ई आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक ही आंसर है संध्या। आपसे पूछा है मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट में तो कोई एक ही चीज हो सकती है ना, मैक्सिमम अमाउंट आपसे पूछा है, इसीलिए ई आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट में सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, दोनों चीजें नहीं हो सकती। ठीक, ओके, इसलिए जिनको ई में डाउट था उनका वो डाउट समझ जाएं। आ जाइए, अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन में अब आपकी बात अप्लाई होगी। ठीक है, इस वाले सवाल में आपकी बात अब अप्लाई होगी। शंकर दीक्षित, प्लीज आप थोड़ा सा स्पैम करना बंद करें, क्योंकि सिर्फ आप ही का कमेंट आ रहा है, मुझे बाकी स्टूडेंट्स के कमेंट्स ही नहीं नजर आ रहे हैं। प्लीज स्पैम करना बंद करें शंकर दीक्षित जी। क्योंकि मैं बाकी स्टूडेंट्स का कमेंट ही नहीं देख पा रही हूं। चलिए भाई, जवाब देंगे, क्या आंसर होगा इसका। हाँ जी, इसका जवाब होगा 66, बीपीएससी प्री 2020 का पूछा हुआ है। ठीक है, इसका जवाब होगा बोथ बी एंड सी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नहीं पूछा, इसमें आपको सिर्फ कंपोनेंट्स पूछा है। ठीक है, CO2 कहां से कर दिया तुमने चिरंजीव, CO2 कहां से कर दिया, CO2 कब से हो गया एसिड रेन में मुख्य घटक में। ठीक, तो 66 बीपीएससी प्री 2020 का पूछा हुआ ये वाला सवाल है। आगे चले हम लोग। इजी क्वेश्चन, फिर से इजी क्वेश्चन। सारिका कहां लिख रहे हो, मोर देन वन ऑफ दी अबव कहां पे लिख रहे हो, बोथ बी एंड सी है ना, बोथ बी एंड सी हो जाएगा ना, क्लियर आंसर तो बोथ बी एंड सी हो गया। चलो यहां पे बताओ, इसके बारे बताओ। चलो चलो जल्दी से बताओ। साहिन, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। क्या होगा यहां पर, क्या होगा यहां पे, आपको सीधे एसिड का नाम लिख दिया है। गुड, तो यहां पे आप आंसर करेंगे नाइट्रिक एसिड, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2017। तो देख रहे हो कॉन्सेप्ट सेम है, अलग अलग पीसीएस में सेम सवाल को ही घुमा फिरा के पूछते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में कुछ अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्या करिए, सही करिए। आ जाइए, एक सेकेंड, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, ये आज का आखिरी क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करिए और फिर छुट्टी करेंगे। एसिड बेसिस अभी खत्म नहीं हुआ है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है और उसको मैं पूरा कंप्लीट करूंगी। ठीक है, उसको मैं पूरा कंप्लीट करूंगी। नेक्स्ट चैप्टर में मैं एक बार आपके साथ पूरा साइंस का सिलेबस डिस्कस कर लूंगी जो पीसीएस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद कल आपको मैं एक पूरा कंप्लीट चैप्टर भी कराने की कोशिश करूंगी, यही एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, क्षार अम्ल और लवण, ये है चैप्टर का नाम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे, एक क्वेश्चन को पकड़ेंगे, एक चैप्टर को पकड़ेंगे और सारे स्टेट के पीसीएस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनमें से किसके पास ऑक्सीजन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, HCl। और एक सेकेंड, आपको इन सब में इन सब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, है ना,
तो सीधा आंसर क्या होगा, HCl। तो कभी भी पीसीएस आपसे मेडिकल लेवल या इंजीनियरिंग लेवल की नॉलेज नहीं ढूंढता, ठीक है, कि आपसे उस लेवल की फिजिक्स पूछी जाएगी या केमिस्ट्री या बायो, आपसे हमेशा बेसिक चीजें पूछी जाएंगी। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ कहां से मिलेगी, प्ले स्टोर से जाके आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, RKC EDU हब, यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो मैं कल सुबह तक अपलोड कर दूंगी, ठीक है। कल सुबह तक पीडीएफ आपको RKC EDU हब प्ले स्टोर से मिल जाएगी। रोज आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना है यहाँ पे 7 बजे शाम में, ठीक है। एवरीडे आपको मेरे साथ यहाँ पे कनेक्टेड रहना है और हम लोग रोज सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा साइंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस, टाइमिंग यही होगी गॉडलीनेस। थैंक यू सो मच अंकित। चलिए तो फिर से बताओ, आई थिंक ये स्ट्रैटेजी हमारी ठीक है, आपके एग्जाम्स को कवर कर लेगी, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सबको कवर कर लेगी। आपके तरफ से कोई सजेशन है तो प्लीज मुझे बताइए, आपके सजेशंस इंपॉर्टेंट है, आपकी तरफ से कोई सजेशंस है। ओके अनु, डेमो किस चीज का होगा साहिन, पूरी फ्री क्लास चल रही है ना अभी, किस चीज का डेमो होगा, कोई सजेशन है आपके तरफ से तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं, टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा चिरंजीव। पटना देखती हूँ अमन, पटना अभी मेरा 3 तारीख के आसपास आने का प्लान बन रहा है, 3-4 तारीख के आसपास, शायद मैं 4 दिसंबर को आपको पटना में मिलूंगी। अभी तक का प्लान यही है, आगे देखते हैं, ठीक है। 4 दिसंबर को मैं पटना अशोक राजपथ में आपको मिलूंगी। चलो जल्दी जल्दी से बताएंगे। और आप कुछ मदद चाहते हैं, कुछ और स्ट्रैटेजी में चेंज चाहते हैं, कुछ सजेशंस हैं आपके, तो प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि पूरा साइंस का मैंने कहा ना 30/30, अब 30 के 30 क्वेश्चन सही करने हैं भाई, 30 के 30। बेसिक क्लास नहीं है अंकित, बेसिक क्लास नहीं है, आपको पीसीएस लेवल की मैं तैयारी करा रही हूँ, बेसिक क्लास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बेसिक क्लास बिल्कुल भी नहीं है, आप बेसिक से शुरू होकर पीसीएस तक की तैयारी कराऊंगी, ये मैं कह रही हूं। एनसीईआरटी क्लास 7 PM तो नहीं हो पाएगी प्रियंका, क्योंकि हाँ चिरंजीव टाइम यही रहेगा प्रियंका, 7 AM कर दूंगी अभी मैं शायद उसको, ठीक है 7 AM कर दूंगी उसको। PM तो अभी PM में ये वाली क्लास चलने दो थोड़ी सी, और थोड़ा सा हो सकता है मुझे टाइमिंग अभी एडजस्ट करनी पड़ेगी, मैं आप सबको बताती हूँ। चलिए कल तो नहीं होगी अंकिता, 1-2 दिन में मैं आपको एनसीईआरटी का शेड्यूल भी दे दूंगी। सुबह 7 बजे एक्चुअली उठना, आप देखते हो ना दीक्षांत में मेरी क्लास 11 बजे खत्म होती है ना, देखते हो ना एनसीईआरटी की क्लास 11 बजे खत्म होती है, उसके बाद मैं खाना खाती हूँ और खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा काम वाम करती हूँ और उसके बाद फिर मैं सोने जाती हूँ, 1:30 बज जाते हैं। तो 7 बजे ही मुझे अभी बहुत मुश्किल हो रहा है, और 8 बजे से अभी तो ऑफलाइन क्लास भी चालू हो जाएगी 8 से 9:30, तो 7 बजे का ही टाइम मोस्टली रखेंगे, वो भी मुझे बहुत मुश्किल से खुद को उठाना पड़ेगा, पर क्या कर सकते हैं। चलो 7 AM। यस रवि, 99% मैं आपको 4 दिसंबर को अशोक राजपथ में मिलूंगी, 99%, 1% का बस डाउट है, 99% मैं आपको 4 दिसंबर में वहां पर मिलूंगी। चलिए ओके, चलिए ठीक है, फिर हम लोग 10 बजे दीक्षांत पे मिलेंगे, और अभी 8:30 बजे जो केडी लाइफ पे मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास है। चलो फिर ओके, बाय बाय। कल भी जुड़ना, रोज जुड़ना शाम में 7 बजे। चलिए बाय बाय। नहीं कुछ भी पेड नहीं है साहिन, एनसीईआरटी की क्लास फ्री है, अभी कुछ भी मेरा अभी कोई पेड का अभी प्लान नहीं है, अभी फिलहाल मेरी क्लासेस फ्री हैं। चलिए ओके, गुड नाइट, बाय बाय। चलो हाँ अजय, बीपीएससी में सॉल्व करवा रही हूँ डियर, बीपीएससी सॉल्व करवा रही हूँ। देखो अब ऑफ करते करते आप लोगों के कमेंट्स दिख रहे हैं अजय। हाँ बीपीएससी का पूरा प्री सॉल्व करवा दूंगी और पूरा बीपीएससी तुम्हारा साइंस में प्रिपेयर करवा दूंगी, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, बाय बाय।